वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की ताजा वीडियो में आप देखेंगे इसी साल रिलीज हुई स्पेनिश सीरीज का पहला सीजन जिसका नाम है बैंडिटोस। मयान सभ्यता जो 2000 बीसी से लेकर 16वीं सेंचुरी एडी तक बनी रही, उस जमाने के खजाने की तलाश में निकलता है ग्रुप। आखिर उतना पुराना खजाना क्या इस ग्रुप को मिला या फिर नहीं, यह इस सीरीज की कहानी है। तो चलिए इस एडवेंचरस और एक्साइटिंग स्पेनिश सीरीज को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़े होटल को दिखाते हैं। वहां पर एक कार रुकती है और ये जो हेड पहनकर पूरे स्टाइल से उतर रहा है ना, इसका नाम है मार्टिनेज। इसने सच बताऊं तो बहुत पी रखी है। उसके पीछे एक और कार आती है जिसमें आता है कहानी का हीरो मिगुएल। उसके साथ जो बुजुर्ग है वो मिगुएल का चाचू है और चाचू का नाम है विल्सन। विल्सन का एक पैर नहीं है और मिगुएल उनका बहुत ख्याल रखता है। अब मिगुएल के पिता के बारे में बताते हैं जिनका नाम जुआन है। वो किसी जमाने में बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं और अक्सर उनकी याददाश्त चली जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो अपने बेटे तक को नहीं पहचान पाते। अब मिगुएल और उसका चाचा विल्सन, इन दोनों को पैसों की बहुत बड़ी तंगी होती है, लेकिन फिर भी मिगुएल ने अपने पिता जुआन को इसी होटल में कमरा दिलाया है क्योंकि ये रिश्तेदार का होटल है। लेकिन रिश्तेदार का है तो क्या, हुआ रेंट तो इनको देना ही पड़ता है और जैसे तैसे इनकी लाइफ चल ही रही होती है। अब मिगुएल होटल के अंदर आता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम लिली है वो वहां पर बैठी होती है। मिगुएल पूछता है, अच्छा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस बार कौन सा बकरा लग गया तुम्हारे हाथ में। वो भी कहती है, उससे तुम्हें क्या है, तुम्हारा और मेरा तो कब का ब्रेकअप हो चुका है ना। मिगुएल कहता है, ब्रेकअप नहीं हुआ था, बिना बताए तो मुझे छोड़कर भाग गई थी। और इसी बीच वहां पर एक यंग लड़का आता है जिसका नाम है लुकस। ये इस होटल की ओनर का बेटा है, मतलब ये करोड़पति खानदान का इकलौता वारिस है। ये कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस को हैक करने में बहुत माहिर है, लेकिन साथ ही साथ इसे मिगुएल की तरह आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और एडवेंचरस ट्रिप पर निकलने का तो हमेशा इस पर भूत सवार रहता है। और जैसे मिगुएल उधार तले दबा हुआ है ना, वैसे ही लिली को भी पैसों की बहुत जरूरत होती है। फिर रात को दिखाते हैं तो मार्टिनेज जो पहले से नशे में धुत था वो और पीने लग जाता है और मिगुएल के पिता जुआन का नाम बड़बड़ाता रहता है। मिगुएल चौंक कर पूछता है कि तुम्हें उनका नाम कैसे पता। और तब मार्टिनेज बताता है कि कई शताब्दियों के पहले फर्नांडिस नाम का एक वीर सिपाही रहता था। जब भी मयान सभ्यता के खजाने की चर्चा होती है तो फर्नांडिस का नाम जरूर लिया जाता है। उसी फर्नांडिस का वंशज हूं मैं। फर्नांडिस को मयांस का बहुत सारा सोना मिला था, लेकिन मरने से पहले उसने वो सोना न जाने कहां छुपा दिया है। लेकिन अपने आने वाली पुश्तों के लिए वो एक मैप छोड़कर गया है, लेकिन फिलहाल वो मैप भी नष्ट हो चुका है। पर मैं जानता हूं कि उस मैप में कई सारे छेद बने हुए हैं। अब मिगुएल जब इसकी ये सारी बात सुनता है तो उसको ये सारी बातें बकवास लगती है, पर मार्टिनेज मिगुएल को उस खजाने का रहस्य बताने लग जाता है। मयांस के जमाने में एक राजा था जिसे सोने, हीरे, जवाहरात वगैरह से बहुत लगाव था। दुनिया भर के कीमती रत्न, सोना वगैरह बटोर कर वो अपने महल में रखवा लेता था। मरते वक्त उसने कहा कि ये सारा सोना मेरे साथ ही दफना दो। उसके मरने के बाद उसकी प्रजा ने वैसा ही किया। 16वीं सेंचुरी में जब स्पेनिश सेना ने मयान देश पर आक्रमण किया तब 3 सिपाहियों को वो सोने का खजाना मिला। उन 3 सिपाहियों में से एक था फर्नांडिस जिसका लेटेस्ट वारिस है मार्टिनेज। अब मिगुएल कहता है, मैं तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी को सच नहीं मानता, सच बताऊं तो। तभी मार्टिनेज झट से अपना शर्ट उतार कर दिखाता है तो उसके पेट में एक मैप टैटू किया होता है। दरअसल फर्नांडिस के जमाने से लेकर मार्टिनेज तक पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें ये मैप मिला था। अब ये देखकर तो मिगुएल को विश्वास होने ही लग जाता है कि शायद ये सच कह रहा हो, सच में ऐसा कोई खजाना हो। सोचते सोचते वो स्विमिंग पूल के पास सो जाता है। उसे खजाने के बारे में ही सपने आते हैं और सपने में लिली उसको डराती भी है। फिर सुबह वो मार्टिनेज को हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलता। फिर मिगुएल अपने पिता जुआन के कमरे में जाता है जहां हर दीवार पर उनकी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी होती हैं। जुआन बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं है। एक मैगजीन में जुआन के बारे में आर्टिकल छपा होता है, लेकिन दूसरे पेज पर एरियन नाम की एक यंग और टैलेंटेड आर्कियोलॉजिस्ट का आर्टिकल छपा होता है। दरअसल एरियल को जुआन ने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि जुआन की तरह वो भी आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था। जुआन मिगुएल को नहीं, एरियल को ही अपना वारिस मानता है, इसलिए मिगुएल को एरियल से सख्त नफरत होती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जुआन की वाइफ की मौत के बाद उसने अकेले ही मिगुएल को बड़ा किया। वो जहां भी जाता मिगुएल को साथ लेकर जाता। एक बार उसे पता चला कि कुछ लोग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में खुदाई कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए जुआन ने वहां कुछ बॉम्ब सेट किए, पर उस गैंग ने जुआन को देख लिया और उस पर गन तान दिया। तब मिगुएल ने कार से गन निकालकर उस गैंग के लीडर पर तान दी। दोस्तों, इस गैंग के लीडर को ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है अडेरियन। वो मिगुएल से कहता है कि बेटा मुझे शूट करने की हिम्मत तुम में नहीं है अभी। कहते हुए वो मिगुएल के पास आकर चालाकी से गन छीन लेता है, लेकिन तभी जुआन रिमोट के जरिए बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देता है और मौका पाकर बाप बेटा वहां से रफू चक्कर। एड्रियन लगातार उन पर शूट करता है लेकिन वो आराम से बच निकलते हैं, पर एक बुलेट एड्रियन की बाइक के पेट्रोल टैंक में छेद कर देता है और पेट्रोल लीक होने लग जाता है। तभी जुआन अपना लाइटर जलाकर लीक हो रहे पेट्रोल पर फेंक कर मिगुएल के साथ वहां से गाड़ी में निकल जाता है। एड्रियन का पीछा करने के लिए बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी होता है ब्लास्ट। और अब दिखाते हैं प्रेजेंट में कि मिगुएल जुआन को उनकी दवाई देता है, क्योंकि जुआन दवा लेना भी भूल जाता है कभी कभी। वैसे मिगुएल यहाँ पर एक गाइड के तौर पर काम करता है जो यहाँ की गुफाएं वगैरह टूरिस्ट को दिखाता है और वहां से कुछ मूर्तियां निकालकर टूरिस्ट को बेचता भी है। वो बताता है कि ये मयांस के जमाने की मूर्तियां हैं
है। असल में वो मिट्टी की बनी मूर्तियां होती हैं जो मिगुल खुद बनाता है, मतलब वो बेवकूफ बना रहा है पैसे कमाने के लिए। उसका ये काम विल्सन को जरा भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो मिगुल के टूरिस्ट को बता देता है कि ये सब झूठ है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इस पर पैसे बर्बाद मत करो। कहकर वो मिगुल को वहां से घसीट कर लेकर आता है कि आइंदा ऐसा काम मत करना। दूसरी ओर एक जगह भीड़ जमी होती है। दरअसल पानी में मार्टिनेज की बॉडी मिली होती है ये कब मरा? यह है पुलिस इंस्पेक्टर ब्रूनो, जो कहता है कि हो सकता है कि यह नशा करके पानी में गिर गया होगा। दूसरी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मेबेल है, वो कहती है कि तुम पुलिस वाले हो, पुलिस वाले की तरह बात करो, ना कि ज्योतिष की तरह समझे। फिर वो बॉडी की जांच करती है तो साफ दिखता है कि पेट में जिस जगह पर मैप टैटू किया गया था उस जगह की खाल काटकर किसी ने निकाल ली होती है। पुलिस समझ आती है कि ये पक्का कोई कत्ल है। अब विल्सन परेशान होता है कि अब उस मैप को कहां ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें भी उस खजाने को ढूंढना है। मिगुल भी हंसकर कहता है कि कल रात ही मैंने उसके पेट का फोटो लिया था। कहकर वो मोबाइल पर उस फोटो को दिखा रहा होता है कि अचानक एक लड़की उसका फोन छीनकर भाग जाती है। मिगुल भी उसके पीछे पीछे भागता है और घमासान चेस के बाद वो एक ब्रिज के ऊपर से कूदने वाली होती है तो मिगुल चिल्लाता है कि प्लीज मेरा फोन मुझे दे दो, उसमें मेरी बीवी बच्चों के फोटोज हैं, प्लीज मत फेंको उसे। इस मोबाइल चोर का नाम है रेबेला, जो पॉकेट भी मारती है लेकिन बहुत अच्छी डाइवर भी है। वो मोबाइल को एक जिपलॉक कवर में डालकर उसे लेकर पानी में कूद पड़ती है, लेकिन जब रेबेला पानी से निकलती है तो वहां विल्सन बैठा होता है और कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। रेबेला कहती है कि झूठ मत बोलो दादू, क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ में ये डुप्लीकेट पुलिस बैज है? जाओ जाकर किसी और को उल्लू बनाओ, समझे? इतने में मिगुल वहां आकर उससे फोन वापस ले लेता है। रेबेला कहती है कि आगे से अपना फोन कसकर पकड़ना, समझे, वरना अगली बार दूंगी नहीं। क्या पता मुझसे भी कोई टैलेंटेड चोर हाथ लगे तुम्हारे। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन दूर से इनको कोई देख रहा होता है। वहां मिगुल लिली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ चलो, दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ निकालेंगे, फिर हमारी लाइफ आराम से सेटल हो जाएगी। फिर मरे हुए मार्टिनेज के पैंट पॉकेट में उस होटल की चाबी होती है जिसकी मदद से मेबेल उसका कमरा खोल देती है। फिर वहां के सीसीटीवी पर वो चेक करती हैं कि इस कमरे में कौन कौन आया था। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहला फुसलाकर लिली उनका क्रेडिट कार्ड निकाल लेती है और इस तरह से होता है इनका गुजारा, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है। तब वो किसी तरह मिगुल को कॉल करके बता देती है। मिगुल उसको छुड़वा देता है। दरअसल हुआ यह था कि मिगुल ने ही लिली के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। ये उसी का प्लान था कि मैं इसको छुड़ाऊंगा और ये मेरे साथ चलने के लिए मान जाएगी फिर, और उसकी कोशिश बेकार नहीं गई, क्योंकि लिली भी इस ट्रेजर हंट में उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब मिगुल, लिली, विल्सन और हैकर लूकस इस मिशन की तैयारी में लग जाते हैं। लूकस बताता है कि इस मैप को समझने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि 16वीं सेंचुरी में वो जगह कैसी थी, यानी उस वक्त का मैप हमें चाहिए होगा। और वो मैप तो एक म्यूजियम में है जिसका ओनर है एरियल, वही एरियल जिसे मिगुल के पिता ने अडॉप्ट किया था। पर म्यूजियम में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। सबसे पहले लिली एसी वेंट के जरिए अंदर घुसकर एसी के कनेक्शन काट देती है। फिर वहां की एक स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनकर वो बाहर की तरफ निकलती है। तभी वहां एसी रिपेयर करने के लिए 2 टेक्नीशियन आए होते हैं। लिली कहती है कि पहले से एक टेक्नीशियन आकर सब कुछ ठीक कर चुका है, आप जा सकते हैं। वो लोग भी चले जाते हैं। फिर मिगुएल और विल्सन आकर एसी टेक्नीशियन जैसा यूनिफॉर्म पहनकर एसी वेंट के जरिए म्यूजियम में घुस जाते हैं। लूकस अपने सिस्टम की मदद से उन्हें अंदर का रास्ता बताता है। आखिर वे उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां सारे पुराने मैप्स हैं। फिर मिगुल उन सब की फोटो क्लिक कर लेता है। तभी वो चैन की सांस लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि सिक्योरिटी के लिए जो लगाए हुए लेजर नेटवर्क होता है उस पर पैर रख देता है और सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। लूकस भी कहता है कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए मैं इसको हैक नहीं कर सकता। अब लिली और विल्सन खुद मैदान में उतरते हैं। बाहर पुलिस वाले भी होते हैं। अंदर मिगुल बड़ी टेंशन में सिगरेट जलाता है और तभी झट से सिक्योरिटी अलार्म बंद हो जाता है। मिगुल लूकस से पूछता है, क्या तुमने सिस्टम को हैक किया? वो कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, लगता है तुम्हारी सिगरेट के धुएं से अलार्म रिसेट हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अब फायर सेफ्टी सिस्टम चालू हो गया होगा जो उस कमरे का सारा ऑक्सीजन चूस लेगा ताकि हवा में आग न फैले और तुम्हें सांस लेने में अब मुश्किल होने वाली है। और फिर सच में ऑक्सीजन कम होने लग जाता है और मिगुल को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास को हैक करके एक इमेज सेट किया हुआ था। तभी सिक्योरिटी रूम में एरियल आकर देखता है। टीवी पर तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एरियल को शक होता है और वो खुद मैप वाले कमरे को चेक करना चाहता है। तभी लिली बाथरूम ढूंढने के बहाने एरियल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल उसके हाथ में हथकड़ी पहना देता है और पूछता है, क्या तुम भी उस गैंग के साथ हो जो म्यूजियम में चोरी करने आया है? वैसे तुम्हारे पास म्यूजियम का इनविटेशन है क्या? पूछकर वो लिली का बैग चेक करने लग जाता है तो उसमें इनविटेशन होता है। अब एरियल लिली से माफी मांगकर उसके हाथ खोल देता है। गजब है यार, ये कब हुआ? अब यहाँ कुछ ही देर में मिगुल मर जाएगा क्योंकि सांस लेने में उसको बहुत तकलीफ हो रही है। इतने में एरियल दरवाजा खोल देता है। इस कमरे के वैसे 2 दरवाजे हैं। मिगुल आधी बेहोशी में दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। एरियल दूसरे दरवाजे पर भी चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पर वो नहीं जानता कि मिगुल ठीक नीचे लटका हुआ है। तभी विल्सन उसे देख लेता है और मिगुल नीचे कूद पड़ता है। फिर दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन एरियल मिगुल को देख लेता है इसी बीच। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? कहीं मैप वाले कमरे में तुम तो नहीं थे? मिगुल कहता है, नहीं भाई, मैं मैप का करूंगा क्या, बताओ। दूसरी ओर रेबेला म्यूजियम में आकर इंस्पेक्टर ब्रूनो का पॉकेट मार लेती है। लिली उसको देख लेती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। फिर ये लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। सभी अपने अपने फोन को ओवन में रख देते हैं ताकि कोई इनको ट्रैक न कर सके। फिर वे सारे मैप्स की फोटोज को अरेंज करते हैं। फिर मार्टिनेज के पेट पर जो टैटू था उस मैप को इन मैप से कंपेयर करते हैं।
लेकिन विल्सन को बहुत जल्दी हो रही होती है और वो ओवन से अपना फोन निकालकर उसे ऑन कर देता है और उसमें कुछ गेम्स खेलने लग जाता है। इसी वजह से कोइन का फोन टैप करने लग जाता है, लेकिन लूकस के सिस्टम में भी अलर्ट हो जाता है कि कोइन के फोन को टैप कर रहा है। और फिर मिगुल गुस्से में विल्सन को इशारे से गाली देता है कि फोन क्यों निकाला तुमने। लेकिन अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। लिली ऊंची आवाज में कहने लग जाती है कि हमें तीसरा वाला मैप फॉलो करना है क्योंकि खजाना वहीं मिलेगा, लेकिन वो गलत मैप होता है। इनका प्लान यह है कि जो भी इनकी बातें सुन रहा हो वो गलत जगह पर खजाने को ढूंढने चला जाए। ये लोग देखते हैं कि मार्टिनेज के मैप में चांद जैसा कुछ बना हुआ है, लेकिन लूकास टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रांग है कि वो इस पुराने मैप को प्रेजेंट मैप से मैच करके उस जगह का ठीक लोकेशन पता लगा लेता है। यहाँ मेबेल सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लेती है कि मिगुल 2 बार मार्टिनेज के कमरे में आया था और उसे शक होने लग जाता है कि मिगुल ने ही मार्टिनेज को मारा होगा। यहाँ मिगुल और लिली की टीम जो अब खजाने की लोकेशन जान चुकी है वो होटल से निकलती है, पर मेबेल को देखकर वो वहां से भागने लग जाते हैं और किसी तरह उसके हाथ से निकल जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो रेबेला अपने घर पहुंचती है। दरअसल उसकी माँ एक नंबर की शराबी है। रेबेला की 3 बहनें जिनके खाने का इंतजाम, स्कूल की फीस, सबका इंतजाम रेबेला को ही करना पड़ता है। ऊपर से घर की हालत भी बहुत खराब होती है। रेबेला अपने घर की हालत सुधारना चाहती है और इसी वजह से वो डाइविंग के साथ साथ चोरी भी करती है। इसी बीच मिगुल और विल्सन उसके घर पर आते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए एक काम है जिसके लिए तुम्हें $20,000 मिलेंगे, बोलो करोगी। रेबेला मान जाती है क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन मिगुल ने $20,000 देने के लिए तो बोल दिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे है नहीं। इस टीम में सिर्फ एक ही पैसे वाला है और वो है लूकस। इसकी माँ यानी कि होटल ओनर ने इसको एक डेबिट कार्ड दे रखा है जिससे ये ढेर सारे पैसे निकाल सकता है। रेबेला को भी वही पैसे देता है। फिर वो अपने लक्ष्य की ओर निकलते हैं। अब उस गैंग को दिखाते हैं जो विल्सन का फोन टैप करके इनकी बातें सुन रहा था, और जैसा लिली ने सोचा था वो गलत जगह जाकर वहां तलाश करने लग जाते हैं, मतलब तालाब में खजाना ढूंढ रहे होते हैं। उनका ड्राइवर कहता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहां रास्ता बहुत ही संकरा है। ये सुनकर उस गैंग का लीडर उस ड्राइवर को शूट करवा देता है। गैंग लीडर को दिखाते हैं तो उसके चेहरे का एक साइड जला होता है। दूसरी ओर मिगुल की टीम के रास्ते में पुलिस आ जाती है और वो डिक्की खोलने के लिए कहते हैं। विल्सन डिक्की खोल देता है, लेकिन तब ये लोग उन पर धुआं छोड़ते हुए वहां से आराम से बच निकलते हैं और दूसरा रूट पकड़ लेते हैं। फिर वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं जहां पानी होता है और इनके हिसाब से खजाना पानी के अंदर है और इसलिए इन्होंने रेबेला को बुलाया है क्योंकि वो अच्छी डाइवर है। रेबेला भी शानदार डाइव मारकर पानी में कूद पड़ती है। तब लूकस एक बॉल फेंकता है जो कि एक स्पेशल डिवाइस है। जिस तरह डॉल्फिन साउंड फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह ये डिवाइस साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है जो किसी चीज पर लगकर रिफ्लेक्ट होने से उस चीज का लोकेशन पता लगाया जा सकता है। उस डिवाइस को लूकस ने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। उसने रेबेला को दूसरा डिवाइस दिया होता है ताकि वो उसका लोकेशन ट्रेस कर पाए और उसे ठीक दिशा में डायरेक्ट कर पाए। लिली भी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर पानी के अंदर जाती है। विल्सन यहाँ पर भी शुरू हो जाता है। वो अपना फोन ऑन करके सोशल मीडिया पर पेजेस देखने लग जाता है, मतलब कोई इनको ट्रैक करते हुए यहाँ भी पहुंच सकता है। अब रेबेला बहुत गहराई में पहुंच जाती है और आगे का रास्ता बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो सिलेंडर को उतार कर अंदर घुसती है। यहाँ लूकस को रेबेला की फिक्र होने लग जाती है क्योंकि असल में वो रेबेला को पसंद करने लगा है। वो भी अंदर कूद जाता है। आखिर में दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं। रेबेला झट से उसे किस कर देती है, लगता है वो भी लूकस को पसंद करती है। और तभी नीचे से एक चमकता हुआ बॉक्स दिखाई पड़ता है। रेबेला उसको निकाल कर रख देती है और फिर वो और लूकस ऊपर आ जाते हैं। दरअसल उस बॉक्स में 16वीं सेंचुरी का एक कंपास होता है। मिगुएल उसे हिलाता है तो अंदर से कोई आवाज आती है। लिली उसे तोड़ती है तो अंदर चांद की शेप में एक पत्थर होता है जिसे मून स्टोन कहा जाता है। पर इतने में वो गैंग वहां पर आ जाती है और वो विल्सन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। गैंग लीडर कहता है कि तुम मुझे मून स्टोन दे दो, मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। मिगुएल भी कहता है कि पहले सबको जाने दो, फिर मैं तुम्हें मून स्टोन दूंगा। गैंग लीडर मान जाता है और मिगुएल के सभी साथी वहां से आराम से चले जाते हैं, लेकिन मून स्टोन देने के बजाय मिगुएल उसे मुंह में डालकर निकल जाता है। गैंग लीडर को बड़ा गुस्सा आता है और उसके आदमी मिगुएल को पकड़ लेते हैं। गैंग लीडर कहता है कि इसे क्या इसके साथियों को भी मार डालो, कहकर वो मिगुएल को अपने साथ लेकर चला जाता है। मिगुएल के साथ यहाँ जंगल में भटक रहे होते हैं। एक आदमी विल्सन को मारने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर लिली उसके सर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसे गिरा देती है और विल्सन को बचा लेती है। अब ये सभी मिगुएल को बचाना चाहते हैं, लेकिन गैंग लीडर उसे लेकर जा चुका था। रेबेला लूकस से कहती है कि तुम इसे भी अपना बाइक गेम समझकर जाओ, जाकर मिगुएल को बचाओ। वो भी जोश के साथ एक बाइक निकालता है, लेकिन ठीक से चला नहीं पाता और गिर जाता है। जैसे तैसे वो संभल कर विलन की गाड़ी का पीछा करता है। लगता है कुछ ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं इस लड़के ने, क्योंकि इसे ये सब एक गेम की तरह ही लग रहा होता है। वो अपना एक ट्रैकर डिवाइस निकालकर उस वैन पर फेंकता है जो कि गाड़ी के साथ चिपक जाता है, लेकिन लूकस अपना बैलेंस खोकर जंगल के अंदर जाकर वहां गिर जाता है। अब गैंग लीडर एक कसाई को ले आता है और कहता है इसके पेट काटकर मूनस्टोन निकालो। मिगुएल भी घबरा जाता है, लेकिन तभी गैंग लीडर को एक कॉल आता है जिसमें कोई बताता है डॉक्टर को बुलाओ। फिर मिगुएल को जरा तसल्ली होती है कि चलो डॉक्टर काटेगा तो जान तो बचेगी। मिगुएल पूछता है कि मेरे साथी कहां पर हैं? तब गैंग लीडर कहता है कि अब तक तो उन्हें मेरे आदमियों ने मार डाला होगा। इसी बीच लूकस जो बाइक से गिर गया था उसे होश आ जाता है। उसने अपने ट्रैकिंग डिवाइस से वैन को ट्रैक कर लिया है, लेकिन उस गैंग के एक आदमी ने वैन पर वो चिपका हुआ ट्रैकिंग डिवाइस देख लिया था और उसने उसे कुचल भी दिया। इसलिए अब लूकस को एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ उसे अंदाजा तो होता है, इसलिए वो अंदाजा
अंदाजा लगाकर उस जगह पर पहुंच भी जाता है। दूसरी ओर रेवेला बीच सड़क पर खड़ी होकर लिफ्ट मांगती है तो एक गाड़ी रोकी जाती है और सब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ लूकास एक पुराने फोर्ट जैसी जगह पर पहुंचता है जहां उन लोगों ने मिगुएल को बंद करके रखा हुआ है। वो उस जगह का सीसीटीवी नेटवर्क भी हैक कर लेता है। फिर वो अपना मिनी ड्रोन अंदर ले जाकर ये पता लगाता है कि मिगुएल एग्जैक्टली है कहां पर। उसके बाद वो एक टैपिंग डिवाइस के जरिए गैंग लीडर की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग लीडर को पता चल जाता है और वो उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है। अब गैंग लीडर के आदमी लूकास को हर तरफ ढूंढने लग जाते हैं कि कहां छुपा हुआ ये है, लेकिन लूकास जंगल में छुप जाता है और विल्सन को अपनी लोकेशन भेज देता है ताकि वो मिल पाए। अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि गैंग लीडर और उसके आदमियों से लड़ने के लिए हमें एक एक्शन हीरो की जरूरत है। लिली कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ, कहकर वो इन्हें एक आदमी के पास लेकर जाती है जो खुद को रैम्बो कहना पसंद करता है। दरअसल ये एक एक्स मिलिट्री मैन है, लेकिन आजकल इससे भी पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए वो इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने वेपन्स इनको दे देता है। अगले सीन में ये सभी लूकास के पास पहुंच जाते हैं। अब इन्हें इस किले की दीवार पर चढ़ना होगा। सबसे पहले रैम्बो चढ़ता है और सारे वेपन्स को ऊपर रख देता है। फिर वो एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ मिगुएल का पेट काटने के लिए एक डॉक्टर आ जाता है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये जानवरों का डॉक्टर है। वो आते ही पूछता है कि घोड़ा कहाँ पर है। मिगुएल कहता है अरे वो बदनसीब घोड़ा मैं ही हूँ। डॉक्टर भी सोच में पड़ जाता है कि कहां से काटना शुरू करूं, क्योंकि आज तक तो वो जानवरों को ही काटता हुआ आ रहा है। इतने में रैम्बो किले के अंदर जाकर अंधाधुंध शूटिंग करना शुरू कर देता है और कईयों को मार भी डालता है। ऊपर से लिली बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके कुछ लोगों को वहीं बेहोश कर देती है। इसी बीच डॉक्टर मिगुएल से माफी मांगता है कि मुझे बिना एनेस्थीसिया के तुम्हारा पेट काटना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। फिर वो पेट की एक तरफ जरा सा कट करता है और उसके अंदर हाथ डालकर वो पत्थर ढूंढने लग जाता है। लेकिन यहाँ रैम्बो की शूटिंग रुकती नहीं। रेसलिंग, कराटे सब कुछ करके वो एकदम गुंडों को धनाधन पीट रहा होता है। दूसरी ओर मिगुएल के पेट में पत्थर मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। विल्सन जगह जगह पर बॉम्ब सेट कर रहा होता है। तभी एक गुंडा उस पर भिड़ जाता है। वो ऊपर देखकर कहता है कि अरे वहां क्या तमाशा देख रही हो, जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन फायर करो। लिली फायर करती है, लेकिन टारगेट मिस हो जाता है और इंजेक्शन लग जाता है विल्सन को। लिली फिर फायर करती है तो इस बार इंजेक्शन उस गुंडे को लग जाता है और तब विल्सन अपना लकड़ी का पैर निकालकर उस गुंडे के सर पर पीट देता है। दूसरी ओर गैंग लीडर अपने आदमी को कॉल करने लग जाता है, लेकिन एक भी गुंडा फोन नहीं उठाता, क्योंकि रैम्बो ने सभी को खत्म जो कर दिया है। और तभी विल्सन के जो सेट किए हुए बॉम्ब थे एक एक करके फटने लग जाते हैं। इतने में मिगुएल के साथी वहां पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को धमकाते हैं कि जहां काटा है चुपचाप वहां सिलाई करो जल्दी, वरना ऐसा मारेंगे कि कभी डॉक्टरी नहीं करोगे। वो बेचारा स्टिचिंग कर देता है। फिर वे मिगुएल को लेकर वहां से बच निकलते हैं। अब गैंग लीडर वहां अकेला होता है और उसके गुस्से का ठिकाना नहीं। ये लोग वापस होटल में आ जाते हैं और आते ही मिगुएल तुरंत टॉयलेट की ओर भागता है और बाहर आते वक्त मूनस्टोन बाहर निकल जाता है, उसे हाथ में ले लेता है। सभी नाक बंद करके खड़े रहते हैं, लेकिन मिगुएल कहता है यार 10 बार साबुन से धो चुका हूं इस मूनस्टोन को, डरने की बात नहीं है। सब जाकर सभी आसपास आकर देखते हैं। उसके पेट में जो मूनस्टोन था वो बाहर आ गया है। मिगुएल भी खुशी खुशी जुआन को मूनस्टोन दिखाता है। उन्हें बेटा भले याद ना हो, लेकिन मूनस्टोन को वो तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं शाबाश। लेकिन बाकी 2 स्टोन्स कहाँ हैं बेटा? मिगुएल चौंक कर पूछता है कि और भी कोई स्टोन है क्या? किस स्टोन की बात कर रहे हैं बापू? तब जुआन बताता है कि मून स्टोन के अलावा और 2 स्टोन भी हैं, सन स्टोन एंड अर्थ स्टोन। इन तीनों स्टोन को जोड़कर ही उस खजाने के बॉक्स को खोला जा सकता है। मिगुएल पूछता है तो फिर वो दोनों स्टोन्स कहाँ मिलेंगे? पर इतने में फिर जुआन को याददाश्त चली जाती है। वो कहते हैं कि तुम एरियल से क्यों नहीं पूछ लेते? एरियल मतलब वही जुआन का सौतेला भाई कह सकते हैं, एडॉप्टेड भाई सही रहेगा। वो एक सच्चा आर्कियोलॉजिस्ट भी है और इसकी मदद जरूर कर पाएगा। ये सभी कहते हैं कि वो एक सच्चा आर्कियोलॉजिस्ट है और तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और अपने बेटे को तो जुआन पहचानता नहीं, लेकिन एरियल की तारीफ करना कभी नहीं भूलता। ये सोचकर मिगुएल को बहुत बुरा लगता है और वो चिढ़कर बाहर चला जाता है, क्योंकि वो हरगिज एरियल से कुछ नहीं मांगना चाहता। अब ये सभी परेशान हो जाते हैं कि करें क्या। तभी पुलिस आकर इन सभी को पकड़ लेती है। जुआन को भी एक आदमी पकड़ कर लेकर चला जाता है। अब मिगुएल अपने पापा को बचाने के लिए भागता है, लेकिन मेबेल उसे पकड़ लेती है। मिगुएल के पेट पर जो स्टिचेस लगे होते हैं वो खुलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत खून बहता है और वो वहीं बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। बाकी लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। मेबेल हर एक से अलग अलग पूछताछ करती है, क्योंकि उन्हें यह शक है कि इन्हीं लोगों ने मार्टिनेज का कत्ल किया है। पर ये लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी मेबेल को इन पर शक होता है कि ये सब मिलकर कुछ गलत तो जरूर कर रहे हैं, इसलिए वो सभी को लॉकअप में बंद कर देती है। फिर उसके लिए एक लेटर आता है, जिसे पढ़कर वो बाथरूम में जाकर तोड़-फोड़ मचा देती है और बहुत रोती है। दरअसल मेबेल का डाइवोर्स केस चल रहा है और उसका बेटा जो बोल और सुन नहीं सकता, उसकी कस्टडी मेबेल को मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेबेल का पति जो बहुत ही पैसे वाला है, उसने अपनी ताकत के बल पर कोर्ट को अपने पक्ष में फैसला सुनाने पे मजबूर कर दिया। मतलब मेबेल का बेटा अब अपने पिता के साथ ही रहेगा, माँ के लिए कुछ नहीं। मेबेल टूट जाती है कि इस देश में पैसा ही सब कुछ है। वो हॉस्पिटल जाकर मिगुएल से पूछती है कि सच बताओ तुमने मार्टिनेज का खून क्यों किया?
मिगुएल कहता है कि मैं उससे मिलने जरूर गया था, तब तो वो एकदम ठीक था, लेकिन बाद में मैं उसके कमरे में गया तो वो गायब था। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। मेबल पूछती है कि तुम लोगों का प्लान क्या है, ये बताओ। मिगुएल सच बता देता है कि हम एक खजाने की तलाश में निकले हैं। दूसरी ओर एरियल अपने एडॉप्टेड पिता यानी मिगुएल के पिता जुआन को देखने आता है, लेकिन कमरा एकदम तहस नहस पड़ा होता है और जुआन वहां नहीं होता। फिर मेबल जुआन का नाम इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जुआन कितना फेमस आर्कियोलॉजिस्ट था। इसी बीच मिगुएल की टीम को एरियल लॉकअप से छुड़ा देता है। दरअसल लिली ने उसे इन्फॉर्म किया था कि प्लीज हमारी मदद करो। अब जिस ऑफिसर ने इन्हें छोड़ दिया था उससे मेबल लड़ती है कि उन्हें मैंने पकड़ा था और मेरी परमिशन के बिना आपने उन्हें छोड़ कैसे दिया, पर वो एकदम कैजुअली कहता है कि तुम्हारे पास उनके खिलाफ एक छोटा सा एविडेंस भी नहीं, फिर उन्हें यहाँ रखकर करोगी क्या, चार डालोगी, जाओ जाकर दूसरा केस देखो, कहकर वो चला जाता है। लगता है एरियल ने उस ऑफिसर को मस्त पैसा खिला दिया है। मेबल एकदम टूट जाती है। अब मिगुएल की टीम जुआन को ढूंढ रही है क्योंकि सिर्फ वही बता सकते हैं कि सनस्टोन और अर्थ स्टोन कहाँ मिलेंगे। लेकिन जुआन को तो गैंग लीडर ने बंदी बनाकर रखा होता है, लेकिन बेचारे को होश ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। यहाँ मेबल अपने बेटे को वीडियो कॉल पर साइन लैंग्वेज में बताती है कि बेटा मैं तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लूंगी। वो भी कहता है कि प्लीज जल्दी मुझे अपने पास बुला लो, मैं पापा के साथ रहना भी नहीं चाहता। यहाँ मिगुएल मयांस के खजाने की कहानी सुनाता है कि किस तरह एक मयान राजा के कहने पर उसकी कब्र के अंदर उसका सारा सोना दफनाया गया था और किस तरह 16वीं सेंचुरी में 3 स्पेनिश सिपाहियों ने उसे ढूंढ निकाला। वैसे तो उन्हें अपने राजा को बताना चाहिए था कि यहाँ सोना मिला है, लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन ऐसा करेगा, कोई नहीं। उन तीनों ने फैसला किया कि हमें सोना इक्वली बांट लेंगे, पर उन्हें एक दूसरे पर शक भी था कि कहीं इनमें से कोई पूरा हड़प न ले। उन तीनों में से एक था फर्नांडिस, जिसने ये कहा कि हम एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं जिसकी 3 चाबियां होंगी, यानी तीनों चाबियों को एक साथ यूज करने पर ही वो बॉक्स खुलेगा। फर्नांडिस के साथ जो बाकी 2 थे वो भी मान गए। एक चाबी थी मून स्टोन, दूसरी थी सन स्टोन और तीसरी थी अर्थ स्टोन। इन तीनों को जोड़कर इस बॉक्स को खोला जा सकता है। अब मिगुएल कहता है कि अगर कम से कम पापा की पुरानी डायरी मिल जाए तो ये पता चल सकता है कि सन स्टोन और अर्थ स्टोन कहाँ मिलेंगे। पर तभी वो देखते हैं कि एक गैंग इन पर नजर बनाए हुए रखी है। लिली उस गैंग को एक तरफ डाइवर्ट करती है और बाकी सभी बाहर निकल आते हैं। इसी बीच रैम्बो उस गैंग की गाड़ी के नीचे छुप जाता है, लेकिन कमरे में इन्होंने इंसान जैसे कार्डबोर्ड कटआउट्स रखे होते हैं जिनको देखकर उस गैंग को ये लगता है कि वो अभी भी अंदर है। मिगुएल अपने पापा के कमरे में चेक करना चाहता है कि वहां कोई क्लू मिल जाए। तभी उसकी नजर जुआन के पुराने ग्लोब पर पड़ती है जिसे कई साल से जुआन यूज कर रहा था। एक पुराने फोटो में भी जुआन के पास वो ग्लोब थी। मिगुएल को लगता है कि इस ग्लोब में कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। वो उसे हिलाता है तो अंदर किसी चीज की आवाज आती है। वो ग्लोब को तोड़कर देखता है तो अंदर जुआन को एक डायरी मिलती है। मिगुएल बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो मिलने वाला है। वो उसे पढ़ने लग जाता है। दूसरी ओर लिली एरियल के म्यूजियम में जाती है। दरअसल वो उस खजाने के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात चेक करने आई है। एरियल उसे 16वीं सेंचुरी का एक स्केच दिखाता है जिसमें उन 3 स्पेनिश सिपाहियों के गले में अलग अलग शेप के लॉकेट्स होते हैं। लिली फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती है कि फर्नांडिस के गले में होता है नीले कलर का मून स्टोन और बाकी 2 सिपाहियों के गले में होता है अर्थ स्टोन एंड सन स्टोन लॉकेट। लेकिन इस बारे में लिली एरियल से कुछ नहीं बताती और कहती है इसमें कुछ खास डिटेल तो नहीं लग रही है। ये कहकर वो निकल जाती है। इसी बीच उस गैंग का आदमी अपने गैंग लीडर को बताता है कि यहाँ कोई नहीं है, उन लोगों ने हमें उल्लू बना दिया बॉस। गैंग लीडर कहता है कि वापस जाओ, उन्हें ढूंढो कैसे भी करके, तुमसे कुछ नहीं होगा मुझे लगता है। यहाँ मिगुएल डायरी लेकर बाहर आ जाता है तो मेबल गन पॉइंट पर उसे पकड़ लेती है। वहां दिखाते हैं तो रैम्बो जिस गाड़ी के नीचे छुपा था वो एक जगह आकर रुक जाती है। रैम्बो बाहर निकलकर गैंग लीडर के आदमी को मारकर घर में घुस जाता है तो पता चलता है कि जुआन को कहीं और ले जाया जा चुका है। और यहाँ ये पता चलता है कि इस गैंग लीडर का बॉस और कोई नहीं एरियल है। उसने खुद जुआन को अगवा करने को कहा था, लेकिन वो गैंग लीडर से कहता है कि ये मेरे पापा हैं, इनके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं पड़नी चाहिए, इनका अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ लिली मिगुएल को कॉल करके बताती है कि अर्थ स्टोन एंड सन स्टोन उन 2 सिपाहियों ने अपने गले में पहन रखे थे, मतलब उनके लॉकेट, मतलब जहां उनकी लाश दफनाई गई होगी वहीं पर बाकी तो स्टोन भी मिलेंगे। मिगुएल ने डायरी में जो पढ़ा था उसके हिसाब से उन दोनों को एक चर्च में दफनाया गया था। अब चर्च के अंदर यूं ही खुदाई तो कर नहीं सकते, इसलिए लिली एक नन के भेष में अंदर जाती है। रैम्बो और लूकास पादरी के भेष में होते हैं। रेबेला का होलिया कुछ ऐसा होता है जैसे कि उसके अंदर कोई भूत या प्रेत घुस गया है। चर्च के फादर से लिली कहती है कि इस लड़के का भूत उतारना है सर, इसलिए हमें वेटिसन सिटी से यहाँ भेजा गया है। आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए और अंदर से कोई आवाज आए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये कहकर वो फादर को एक मोटी रकम पकड़ा देती है। फादर बाहर चला जाता है। अब ये लोग खुदाई शुरू कर देते हैं और उन 2 सिपाहियों के शव पेटियों के अंदर से उन 2 स्टोन्स को निकाल लेते हैं। दूसरी ओर मिगुएल और विल्सन कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तभी सिक्योरिटी गार्ड की नजर उन पर पड़ जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है तो वहां पर मेबल आ जाती है। वो कहती है कि इन 2 को तो मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो, कहकर वो इन दोनों को वहां से बाहर ले जाती है। यहाँ ये चारों भी स्टोन लेकर चर्च से बाहर आ जाते हैं। तभी पादरी नोटों का गट्ठा खोलकर देखता है तो सिर्फ पहला और आखिरी नोट ही असली होते हैं, बाकी बीच के सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स होते हैं। इन लोगों ने तो पादरी को ही धोखा दे दिया। खैर कोई बात नहीं। अब मेबल कहती है
मैंने तुम दोनों को बचाया है, इसलिए मुझे भी खजाने में से शेयर चाहिए। मुझे किसी भी तरह अपने बेटे की कस्टडी चाहिए और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये लोग भी उसे अपनी टीम में शामिल कर ही लेते हैं। अब तीनों स्टोन को मिलाकर एक चाबी का रूप मिल जाता है। फिर ये सारे लोग लूकस के कमरे में होते हैं। अचानक दरवाजा खोलकर लूकस की मां अंदर आ जाती है। लूकस के कमरे में इतने सारे लोगों को देखकर लगता है कि वो डांटेगी, लेकिन वो उल्टा खुश होकर अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे लगा तुम हमेशा अकेले रहते हो, आज तुम्हारे साथ इतने सारे फ्रेंड्स को देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। वैसे इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? इस तरह वो बड़े प्यार से बात करती है। दूसरी ओर एरियल जुआन से उन 3 स्टोन्स के बारे में पूछता है, पर जुआन डगमगा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। दूसरी ओर गैंग लीडर मिगुएल से ये कहता है कि तुम मुझे तीनों स्टोन्स दे दो, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा। अब ये लोग प्लान करते हैं कि 3 नकली स्टोन्स बनाकर उन्हें दे देंगे और पापा को वापस लेकर आ जाएंगे। इस काम के लिए ये विल्सन की मदद लेते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली चाचू नहीं बल्कि फर्जी चाचू है। मतलब बाथरूम की दीवार नहीं, दरवाजा है जिसके पीछे विल्सन ने छुपा रखी है अपनी असली फर्जी फैक्ट्री। यहाँ पर हर फर्जी चीज बनाई जाती है, फर्जी आईडी, फर्जी पासपोर्ट, बैंक वगैरह, हर चीज पुरानी से पुरानी, सब कुछ। और इस काम में विल्सन बड़ा एक्सपर्ट है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके नकली स्टोन्स बनाने में लग जाता है। यहाँ मिगुएल लिली के गले में एक कॉस्टली माला पहनाता है और दोनों एरियल के घर के आगे खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों को अंदर लेकर जाता है। मिगुएल कहता है कि पापा की जान खतरे में है भाई, मैं उस गैंग को 3 स्टोन देने को तैयार हूँ, मुझे बस पापा जिंदा चाहिए। तुम बस अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मेरे साथ भेज दो, मुझे जरा हिम्मत मिल जाएगी इससे। लेकिन बेचारा मिगुएल ये नहीं जानता कि उस गैंग का बॉस तो एरियल ही है। उसी ने जुआन को किडनैप करके आराम से रखा हुआ है। लेकिन यहाँ एकदम भले मानुस की तरह एरियल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे भी पापा की जान प्यारी है यार भाई। मासूम मिगुएल उसे जुआन की डायरी भी दे देता है और कहता है कि मुझे इसमें कुछ खास समझ में नहीं आया भाई, तुम इसे रख लो, तुम्हारी आर्कियोलॉजी रिसर्च में शायद ये काम आ जाए। और दूसरी ओर एक एक्सपेंसिव बोट में एरियल और लिली बैठे होते हैं। एरियल कहता है कि मेरे पास एक कॉस्टली वाइन है, मैं ले आता हूँ उसको। पर लिली कहती है तुम रुको, मैं नीचे जाकर उसको लेकर आ जाती हूँ। कहकर वो नीचे जाती है। लूकस और रेबेला पानी में मजे कर रहे होते हैं। लिली नीचे एक केबिन को देखती है जिसका दरवाजा लॉक किया गया है। लिली उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में अपने पास रखी हुई किसी दूसरी चाबी से उसे खोल देती है। अंदर जुआन को देखकर उसे लगता है शॉक। ये जानकर तो वो शॉक ही हो जाती है कि जुआन को एरियल ने किडनैप किया है। इतने में एरियल वहां पर आ जाता है और कहता है तुमने तो बहुत जल्दी पता लगा लिया, वाह। इसी बीच लूकस की मां ने उसका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो हद से ज्यादा तबाही मचा रहा था पैसों की। माँ का मूड ठीक करने के लिए वो रेबेला को घर लेकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। माँ भी खुश होकर दोनों को डिनर के लिए रुकने को कहती है। अब डिनर के वक्त रेबेला गलती से माँ का पर्स नीचे गिरा देती है, लेकिन इसी बहाने अपने पैरों की उंगलियों से वो पर्स के अंदर से माँ का डेबिट कार्ड निकाल कर लूकस को दे देती है। तब लूकस माँ से कहता है कि माँ मेरा कार्ड कैंसिल करके आपने अच्छा किया, मैं बहुत पैसे उड़ा रहा था आजकल, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना खर्चा करता हूँ। माँ भी खुश हो जाती है कि बेटा समझदार हो गया है। फिर डिनर के बाद ये माँ को आराम से बाय बाय कहकर निकल जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं एटीएम में। वहां पर इतना सारा पैसा निकाल लेते हैं कि क्या बताएं। यहाँ विल्सन को दिखाते हैं जिसने नकली स्टोन्स बना लिए हैं। इन स्टोन्स को लेकर मिगुएल और उसकी टीम पापा को लेने के लिए जाती है और अलग अलग जगहों पर वे खड़े हो जाते हैं। तभी एरियल भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है और लिली जुआन के पास होती है। वो जुआन को उनका डायरी देती है तो वो बड़े खुश होकर उसको पढ़ने लग जाते हैं। तब गैंग लीडर वहां पर आ जाता है। मिगुएल पूछता है कि मेरे पापा कहां पर हैं। वो कहता है कि पहले तुम्हारे सारे साथियों को यहाँ बुलाओ, उसके बाद बताएंगे। गैंग लीडर के आदमी उन सभी को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। सिर्फ रैम्बो वहां पर नहीं होता। अब मिगुएल गैंग लीडर को 3 स्टोन पकड़ाता है, पर उसे असली नकली की पहचान नहीं होती और यहाँ इनका फायदा हो जाता है। पर जैसे ही एरियल उन स्टोन्स को देखता है तो वो कहता है ये तो नकली है, असली स्टोन्स कहाँ पर हैं। मिगुएल चौंक जाता है कि तो हमारे साथ है ना, तो हमसे सवाल क्यों कर रहा है। तब एरियल बताता है कि इस गैंग का असली बॉस मैं हूँ, चुपचाप असली स्टोन्स दे दो वरना बहुत बुरा होगा। फिर और कोई रास्ता न पाकर वो असली स्टोन्स को एरियल को दे देते हैं। असली सन स्टोन और असली अर्थ स्टोन को देखकर एरियल तो अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, मतलब इतना खुश होता है। तभी मिगुएल उसको रोकता है कि 1 मिनट एरियल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें अपना हाथ ठीक से धोना चाहिए था, तुम्हारे हाथ में पापा के लोशन का स्मेल आ रहा था। दरअसल जब मिगुएल एरियल के घर गया था तो उसने एरियल से हाथ मिलाया था तो उसे उस लोशन की स्मेल आ गई जो कि इनके पिता जुआन यूज करते थे। तभी मिगुएल समझ गया था कि एरियल ने ही जुआन को किडनैप करके रखा हुआ है। उसके बाद मिगुएल ने एरियल के सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर सारे पैसे दिए जो लूकस ने अपनी माँ के अकाउंट से निकाले थे, वही पैसे, और इसी वजह से एरियल के सिक्योरिटी गार्ड्स अब एरियल पर गन तान देते हैं। हाँ, एरियल ने ऐसा ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही हमने दोस्तों। फिर मिगुएल और उसकी टीम वहां से आराम से निकल जाती है। वहां बोर्ड पर लिली दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती और तभी दरवाजा टूटता है तो वहां खड़े होते हैं रैम्बो भाई साहब और मेबल। पर रैम्बो को इसका लोकेशन कैसे पता चला? दरअसल मिगुएल ने लिली को जो नेकलेस पहनाया था उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसकी मदद से इन्हें पता चल गया। जब मिगुएल लौटता है तो लिली उसके कान के नीचे कस के मारती है और डांटती है कि मैंने सोचा तुम प्यार से मुझे नेकलेस पहना रहे हो पर तुम तो अपने काम
काम के लिए, ट्रैकिंग के लिए मुझे पहना रहे हो, मुझे इस्तेमाल किया तुमने। बेचारी का हल्का सा दिल टूट जाता है, लेकिन फिर रेम्बो जुआन को बचाकर लेकर आ ही जाता है और सभी बड़े खुश होते हैं। अब मिगुएल एक बात रिवील करता है कि उसने सिर्फ असली सनस्टोन और अर्थ स्टोन एरियल को दिए थे, असली मून स्टोन तो अभी भी मिगुएल के पास ही है। मतलब एरियल के पास असली सनस्टोन और अर्थ स्टोन है, लेकिन तीसरा वाला नहीं है, मतलब उसका मून स्टोन नकली है। और मिगुएल के पास बात करें तो उसके पास सिर्फ असली मून स्टोन है, मतलब मून स्टोन के बिना एरियल खजाने का बॉक्स तो खोल नहीं पाएगा। फिर मिगुएल बताता है कि दरअसल उन 3 स्पेनिश सिपाहियों में से बॉक्स को बनाने की जिम्मेदारी फर्नांडिस ने ली थी। फर्नांडिस को भी लालच था कि वो अकेला उस बॉक्स को खोल सके, इसलिए उसने उस बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो तीनों चाबियों से भी खोल सकता था और सिर्फ मून स्टोन से भी। क्या बात है, मस्त, मजा आ गया। फिर हुआ ये था पास्ट में कि वक्त बीता और बाकी 2 सिपाहियों में से एक तो जहरीला खाना खाकर मर गया और दूसरा सिपाही लड़ाई में मर गया। बाकी बचा था फर्नांडिस और आखिर में वो बॉक्स फर्नांडिस के पास ही था। अब ये लोग रियलाइज करते हैं कि इन तीनों स्पेनिश सिपाहियों का संबंध मयान पिरामिड से था, तो वहीं पर खजाने का बॉक्स भी मिल सकता है। इस मिशन के लिए ये लोग एक स्पेशल प्लान का इंतजाम कर लेते हैं, जिसमें ये लोग मयान पिरामिड्स की ओर निकल पड़ते हैं। सभी शराब पीकर मजे कर रहे होते हैं, लेकिन रैम्बो नहीं पीता क्योंकि वो योगा और मेडिटेशन करता है और बात बात पर नमस्ते कहता है। वो इंडिया से है। अब फ्लाइट उड़ रही होती है कि अचानक पायलट पैराशूट पहनकर नीचे कूद पड़ता है। रैम्बो सभी को उठाता है कि पायलट कूद गया है, उठो। मतलब इनके बीच कोई भेड़िया है जिसने एरियल को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो फ्लाइट में जाने वाले हैं, इसलिए एरियल ने पायलट को पैसे देकर ऐसा करवा दिया। ये लोग कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम में से कौन है वो गद्दार, कौन है वो भेड़िया। लेकिन टाइम बहुत ही कम होता है उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि पिरामिड्स पास आ चुके हैं और अगर फ्लाइट को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्रैश होना बिल्कुल निश्चित है। फ्लाइट में 3 पैराशूट्स होते हैं, पर यहाँ पर तो 7 लोग हैं। इस बात पे इनके बीच धक्का मुक्की हो जाती है कि कौन इसको पहनेगा कौन नहीं, जिसमें लिली फिसल कर नीचे गिर जाती है। मिगुएल तभी एक पैराशूट लेकर उसके पीछे कूद पड़ता है और रास्ते में यानी बीच हवा में उसको पकड़ लेता है। फिर दोनों एक पैराशूट में सेफली नीचे की ओर लैंड करते हैं। फिर रैम्बो लूकस और रेबेला को एक पैराशूट में नीचे धकेल देता है। फिर वो मेबेल और विल्सन को एक पैराशूट में नीचे धकेल देता है। मेबेल उससे भी बुलाती है, लेकिन वो जानता है कि एक पैराशूट शायद 3 लोगों का वजन कैरी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फ्लाइट में ही रहता है। तीनों पैराशूट जंगल में लैंड होते हैं। लिली मिगुएल से बहुत इंप्रेस हो जाती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए पैराशूट लेकर खुद कूद पड़ा। बाकी 4 भी सेफली लैंड हो चुके हैं, पर रैम्बो का क्या हुआ ये फिलहाल नहीं बताया जाता। और जब लोग पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गैंग लीडर पहले से पिरामिड में जाकर कुछ निकाल चुका था। वो अकड़कर कहता है कि गैंग लीडर आखिर गैंग लीडर ही होता है, देखा तुमने, तुम लोगों से पहले पहुंच गया और वो चीज भी उठा लाया जिस चीज को तुम लेने आए हो। वैसे ये सब कुछ तुम्हें बता दूं, लिली की बदौलत ही हुआ है। कहकर वो लिली को थैंक करता है और सभी चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तब पता चलता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि लिली है, जिसने इनका सारा प्लान एरियल को बता दिया था। गैंग लीडर पूछता है कि तुम्हारे साथियों का अब करूं क्या, ये बताओ। लिली कहती है कि एरियल ने इन सबको छोड़ देने को कहा था तो वही करो, लेकिन गैंग लीडर कहता है कि इन्हें छोड़ने का मेरा मूड नहीं है। ये कहकर वो अपने आदमी से कहता है कि इन सबको पिरामिड के अंदर बंद कर दो, वहीं मर जाएंगे। फिर वो लोग मिगुएल और उसके साथियों को पिरामिड में बंद करके चले जाते हैं। लिली भी गैंग लीडर से कहती है कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें। गैंग लीडर कहता है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा, समझी। अब लिली एरियल के पास जाती है और उसे एक पुराना लेटर देती है जो उन्हें उस पिरामिड के अंदर मिला था। वो एरियल से नाराज हो जाती है कि तुमने मिगुएल और उसके साथियों को पिरामिड में बंद क्यों करवाया, लेकिन एरियल कहता है मैंने हरगिज ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। फिर वो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें फर्नांडिस ने अपनी प्रेमिका को लिखा होता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ दिया, मुझे फिर से स्पेन लौटना पड़ गया। उसके नीचे फर्नांडिस का सिग्नेचर होता है। लगता है कि फर्नांडिस अपनी प्रेमिका को बहुत चाहता था और इसी वजह से वो सारा सोना अपनी प्रेमिका को देना चाहता था। यहाँ तक कि वो अपने 2 साथियों को धोखा देने के लिए तैयार हो गया और उसने बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया कि सिर्फ मून स्टोन से ही वो खुल पाए। लेकिन बाद में उसका इरादा बदल गया और उसने अपनी प्रेमिका को भी छोड़ दिया और सारा सोना खुद रख लिया। अब एरियल देखता है कि राइटिंग एकदम ऑथेंटिक है और ये सच में 16वीं सेंचुरी में फर्नांडिस ने ही लिखी थी। यहाँ मिगुएल और उसके दोस्त बहुत परेशान होते हैं कि इस गुफा से बाहर कैसे निकले, लेकिन तभी रैम्बो दरवाजा तोड़कर इनको बचाने आ जाता है। मतलब हर सिचुएशन में रैम्बो इन सबको बचा रहा है। शायद इसे हीरो होना चाहिए था, पर साइड कैरेक्टर बना दिया, कोई बात नहीं। अब एरियल लिली को ये बताता है कि फर्नांडिस आखिर में सलामाका नाम की जगह पर मरा था, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसका मैप पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंशजों को मिलता रहा। जैसा कि आखिर में मार्टिनेज के पेट में टैटू किया गया था, उसी तरह। मतलब ये तो कंफर्म है कि जरूर कोई खजाना है और इसी वजह से उस मैप को इतनी अहमियत दी जा रही थी। लेकिन वो खजाना है कहाँ, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है।
तभी लिली एरियल के म्यूजियम में एक बुक देखती है जिसमें लिखा होता है कि 1550 में मयांस ने फर्नांडिस को पकड़ लिया था और उसे देश निकाला दे दिया, यानी उसे वापस स्पेन भेज दिया गया। और फरवरी 19 1550 को वो यकुडा नाम की एक जगह से 2 बोट्स में स्पेन के लिए निकला, लेकिन स्पेन पहुंचा सिर्फ एक बोट, मतलब उस दूसरे बोट में ही उसने सोना रखा था और उस बोट के साथ ही उसने खजाने को समुद्र में कहीं छिपा दिया। इतना कुछ जानकर ये दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। फिर क्या था, दोनों बड़े सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, पीने लग जाते हैं। अचानक एरियल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो लिली ने उसको एक चेयर से बांध कर रखा होता है। ये सारा प्लान मिगुएल का ही था। दरअसल लिली मिगुएल को नहीं बल्कि एरियल को धोखा दे रही थी। कमरे के सीसीटीवी के जरिए रैम्बो और मेबल इनको देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गैंग लीडर अंदर आ जाता है। दरअसल इस गैंग ने सीसीटीवी कैमरा को हैक कर दिया था, जिसकी वजह से रैम्बो और मेबल को सिर्फ एक नॉर्मल इमेज ही दिखाई दे रहा था। अब एरियल खुश होकर गैंग लीडर से कहता है कि यार ठीक टाइम पे तुम पहुंच गए, थैंक यू। एक काम करो, जल्दी से मेरी रस्सी खोल दो। लेकिन गैंग लीडर उल्टा उसके पैर पर शूट करके कहता है कि अब से तुम नहीं मैं बॉस हूं, समझे। कहकर वो मिगुएल पर गन तान देता है और अपने सर से हैट उतारता है। पहचाना दोस्तों, इसे आपने पहचाना? बचपन में जब मिगुएल और उसका पिता एक गैंग से बचकर भाग गए थे तो एड्रियन नाम का एक गैंग लीडर ने इन पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसके खुद के बाइक के पेट्रोल टैंक में छेद कर गई। और जब एड्रियन अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मिगुएल के पापा ने लाइटर जलाकर बाइक से बह रहे पेट्रोल पर फेंका और बाइक ब्लास्ट हो गया। उसी में इसका आधा शरीर जल गया था। ये गैंग लीडर वही एड्रियन है। तब से वो मिगुएल के पापा से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे ठीक मौका नहीं मिल रहा था। वो मिगुएल को शूट करने वाला होता है कि तभी विल्सन उसे रोकता है तो वो विल्सन के पेट में चाकू घुसा देता है। मिगुएल गुस्से में एड्रियन को पकड़कर पंच पे पंच करने लग जाता है, लेकिन उसके आदमी मिगुएल को पकड़ लेते हैं। एड्रियन कहता है कि इन सभी को कमरे में बंद कर दो, बिना हवा के अपने आप मारे जाएंगे। कहकर वो सभी को चेयर पर बांध देता है और कमरा लॉक करके वहां से चला जाता है। यहाँ रैम्बो और मेबल देखते हैं कि बहुत देर से ये लोग एक ही पोजीशन में खड़े हैं, कहीं किसी ने सीसीटीवी हैक तो नहीं कर दिया। और चेक करने के लिए उस कमरे में दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने बाहर से लॉक कर दिया होता है। तभी रैम्बो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर रैम्बो उस कमरे का शटर भी किसी तरह तोड़कर आराम से सभी को बचा लेता है। वो विल्सन को हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं, लेकिन विल्सन कहता है बेटा वैसे भी मुझे कैंसर है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। हॉस्पिटल में दम तोड़ने के बजाय मैं तुम लोगों के साथ इस ट्रिप पर जाना चाहता हूँ और एंजॉय करते हुए मरना चाहता हूँ। मिगुएल भी उनकी बात को मान लेता है और अब ये लोग बोट में निकलते हैं खजाने की ओर। और जैसा होना था बीच रास्ते में विल्सन दम तोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले उसने लिली के लिए एक जाली पासपोर्ट रेडी करके रखा हुआ था। लिली ने वॉटसन से कहा था कि यहाँ एक गैंग मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझको एक नई पहचान चाहिए, ऐसी पहचान जिसकी मदद से मैं इस जगह से दूर कहीं जाकर आराम से चैन की जिंदगी जी पाऊं। इसलिए विल्सन ने ये फर्जी पासपोर्ट उसके लिए बनाया था। लिली भी विल्सन को थैंक करती है और विल्सन सभी को गुड बाय कहकर अपनी आखिरी सांस लेता है। उसकी बॉडी को वो एक छोटे बोट में समुद्र में छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मिगुएल बहुत ही दुखी होता है क्योंकि विल्सन के बिना उसे इस खजाने को हासिल करने की चाह नहीं होती। वो मार्टिनेज का मैप जलाने लग जाता है। मैप का एक कोना जल ही रहा होता है कि अचानक मिगुएल आसमान की ओर देखता है और फिर मैप को उसे कुछ सूझता है। अचानक वो तुरंत आग बुझा देता है। फिर अपने साथियों को बुलाकर दिखाता है कि इस मैप में जो काले डॉट्स हैं वो असल में छेद थे। मार्टिनेज ने मिगुएल को बताया था कि ओरिजिनल मैप में कुछ छेद थे, लेकिन अब मिगुएल बताता है कि फर्नांडिस ने जानबूझकर उस मैप में ये छेद किए थे क्योंकि वो एक नक्षत्र समूह यानी कॉन्स्टेलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उस जमाने में सेलियर्स आसमान में कॉन्स्टेलेशन के आधार पर ही अपने लोकेशन का पता लगाते थे और उस जमाने का ये कॉन्स्टेलेशन फिलहाल किसी शेप में है, इसका पता लोकस लगा लेता है। और इसी कॉन्स्टेलेशन के ठीक नीचे समुद्र तल पर वो खजाना छुपाया गया है। फिर क्या था, उसी रात सब बहुत इंजॉय करते हैं और अगले दिन वो उस लोकेशन पर पहुंचकर डाइव करते हैं और जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था खजाने वाली पेटी वहीं पर पड़ी होती है। एयर बलून्स की मदद से वो उस भारी पेटी को ऊपर लेकर आ जाते हैं। फिर मिगुएल मून स्टोन से पेटी खोल देता है। इतना सारा सोना देखकर इनके मुंह खोले के खोले रह जाते हैं। उसमें सोने की बनी चीता की मूर्ति होती है जिसकी आंखें कीमती मोतियों की बनी है। सभी एकदम दंग रह जाते हैं। तभी मेबल को दूर से कोई आवाज आती है और वो चेक करने जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर एंड्रियन और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। एंड्रियन सोने का चीता उठाकर उसे निहार रहा होता है और तब उसने अपना चाकू जमीन पर गाड़ रखा होता है। फिर वो सभी को गन पॉइंट पर धमकाता है कि तभी मेबल आ जाती है और वो इन पर शूट करने लग जाती है। तभी लिली जमीन पर गड़ा हुआ चाकू निकालकर एड्रियन के पेट में घुसा देती है, लेकिन एड्रियन लिली को शूट करने वाला होता है। तभी मेबल एड्रियन के दोनों गुंडों को शूट कर देती है। इसी बीच पीछे से एड्रियन पर कोई गोली चलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एरियल है। एड्रियन ने एरियल के पैर पर शूट किया था, इसलिए वो एड्रियन को शूट कर देता है। फिर भी एड्रियन नहीं मरता। मिगुएल ने विल्सन की याद में उसका लकड़ी का पैर अपने पास रखा होता है।
वो उसे उठाकर एड्रियन को खूब पीटता है। आखिरकार एड्रियन मारा जाता है। अब एरियल कहता है कि मुझे सिर्फ वो सोने का चीता दे दो, मुझे बाकी का कोई सोना नहीं चाहिए, मैं इस चीते को अपने म्यूजियम में रखना चाहता हूँ। मिगुएल भी मान जाता है, लेकिन तभी लिली चीते की मूर्ति को लेकर पोर्ट में निकलने वाली होती है। अब सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा मत करो, वो मूर्ति दे दो वरना हम सब फंस जाएंगे। लेकिन लिली नहीं मानती और मिगुएल पर गन तान देती है। मिगुएल भी मेबेल का गन निकालकर लिली पर तान देता है, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे शूट नहीं करोगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें शूट करने से नहीं कतराऊंगी। इनकी बातों के बीच एक गोली चल जाती है और लिली के पेट से खून निकलने लग जाता है और वो समुद्र में गिर जाती है। सभी बहुत दुखी होते हैं कि लड़की को समझना बहुत मुश्किल है, बेकार में जान दे दी बेचारी ने। अगले सीन में दिखाते हैं कि बाकी सोने को बेचकर सबके अकाउंट में टैक्स फ्री पैसा क्रेडिट कर दिया गया है। हर एक को कई करोड़ों का अमाउंट मिल जाता है। लिली का हिस्सा भी इसमें इक्वली बांट दिया जाता है। विल्सन चाहता था कि उसका हिस्सा भी मिगुएल को दे दिया जाए और वैसा ही होता है। फिर मिगुएल जुआन को म्यूजियम लेकर जाता है, जहां सोने का चीता देखकर पापा बड़े खुश होते हैं, पर तब भी वो मिगुएल को कोई क्रेडिट नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि मेरा बेटा एरियल बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट है, देखा कैसे सोने की मूर्ति को ढूंढ लेकर आ गया। मिगुएल को इतना गुस्सा आता है क्योंकि इतनी मुसीबतों को झेल कर उसने इस खजाने को पाया, और लेकिन पापा है कि एरियल की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ अपने शेयर के पैसे से मेबेल अपने बेटे की कस्टडी ले लेती है। रैम्बो भी उनके साथ ही रहने लग जाता है। रेबेला ने अपने परिवार के लिए एक शानदार घर खरीद लिया है। उसकी माँ तो विश्वास ही नहीं कर पाती कि ये उसका घर है। सब बड़े खुश होते हैं। रेबेला भी लूकस के साथ बड़ी खुश रहती है। जुआन तो यहाँ वीआर गेम्स खेलकर खूब एंजॉय कर रहा होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी इंजॉयबल कहानी होती है खत्म। आखिर में मिगुएल एक जगह जाकर किसी को ढूंढ रहा होता है और आखिर उसे देख भी लेता है। दरअसल वो लिली से मिलने आया था। हाँ दोस्तों, लिली मरी नहीं। विल्सन ने उसे जो फर्जी पासपोर्ट बनाकर दिया था, उसकी मदद से वो एक नए नाम के साथ एक नई जगह पर रह रही है। वो बड़ी खुश है और मिगुएल और उसकी फिर से बॉन्डिंग हो गई है। लिली को जो गैंग ढूंढ रहा था, उसका एक आदमी ब्रूनो को घूस देकर लिली की लाश दिखाने को कहता है। फिर ब्रूनो उसको एक लाश दिखाता है जो असल में लिली की नहीं, किसी और की है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिली इस गैंग से अपनी जान बचाना चाहती थी। उसे इस गैंग को यकीन दिलाना था कि वो मर चुकी है। इतना ही नहीं, अगर उसे नया नाम और नई पहचान पानी है तो उसे सबके सामने मरना होगा। मिगुएल को ये सब कुछ पता था और उसी ने प्लान किया था कि वो शूट करेगा, लेकिन लिली को नहीं, कहीं और शूट करेगा। लिली ने पहले ही अपने पेट में एक रबर पाउच रखा हुआ था जिसमें खून जैसा लिक्विड भरा था, और जब मिगुएल ने शूट किया उसने पाउच को दबाया और खून निकला। फिर वो पानी में कूद गई और सभी को लगा कि वो मर गई। ये सब मिगुएल और लिली का ड्रामा था। उस जगह पर किसी और की लाश पहले से सेट की गई थी जो पुलिस को मिली थी। लिली वहां से स्विम करके बच निकली। जब वो लाश मिली तो पानी में बहुत देर रहने की वजह से लाश का चेहरा जैसे जल गया था। इसी वजह से जब पुलिस ने वो लाश उस गैंग के आदमी को दिखाई तो वो पहचान नहीं पाया और उसने मान लिया कि ये लिली है और वो मर चुकी है। पर लिली यहाँ एक नए नाम और पहचान के साथ मजे से अपनी लाइफ जी रही है। ये दोनों किसी नए खजाने की तलाश में निकलने की बात भी कर रहे होते हैं और इसी के साथ बैंडिटोज नाम का ये पहला सीजन होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।